आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी का इंटर लेवल के लिए एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो टेस्ट सीरीज के नाम से है, यह रुक्मणी प्रकाशन का सेट है, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सेट 1 और 2 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 को देखेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट तीसरा, जिसका नाम क्या इसमें रखा गया है, टेस्ट सीरीज 3 का। तो इसमें आपको पता होगा कि इस वीडियो में हम लोग केवल अभी जीके और जीएस के प्रश्न को देख रहे हैं। बाकी जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग का, उसके लिए अलग से वीडियो होगा। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो टेस्ट सीरीज कितना का है, तीसरा का है। और इसमें आपको ज्ञात होना चाहिए कि किरण प्रकाशन से भी लगातार इसमें कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें 5-6 सेट को कंप्लीट किया जा चुका है और जो है उसका सेट बचा हुआ, उस सारे सेट को हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी इसमें हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का सेट देख रहे हैं, जिसमें 24 सेटों का एक बुक है। और इसका पहला जो सेट था, जो क्वेश्चन बैंक था रुक्मणी प्रकाशन का ही, उसको भी कंप्लीट किया जा चुका है। और आज हम लोग देखेंगे ये प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर तीसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसकी प्रक्रिया को कहते हैं मल्चिंग। क्या कहते हैं? मल्चिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा भले ही दिख रहा है, लेकिन बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? तो किसको दिया गया था? तो खिताब दिया गया था जय सिंह और जसवंत सिंह को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जय सिंह और जसवंत सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? तो कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इनकी संख्या होता है पूरे सदस्य का 1/3। कितना? 1/3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब ये चौथे प्रश्न में, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? तो शुरुआत किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक खाली जगह का आधिकारिक इतिहास है। तो किसका आधिकारिक इतिहास है? तो आधिकारिक इतिहास है शाहजहां का। किसका? शाहजहां का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? तो गोवा पर कब्जा कब किया? 1510 ईस्वी में। कब किया गया? 1510 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों के दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तिरुवरूर और कहाँ अजंता की दीवार जो है, उसके मंदिरों में मंदिरों के दीवार पर किस प्रकार की चित्रकारी बनाया गया है? तो कैसा चित्रकारी है? भित्ति चित्रकारी। कैसा चित्रकारी? भित्ति चित्रकारी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करने के समय हुआ था? तो किसके समय हुआ था? साइमन कमीशन के समय। किस समय? साइमन कमीशन के समय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, साइमन कमीशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? किसके तरफ से? ब्रिटिश की तरफ से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन नंबर बी उसका सही है, रॉबर्ट क्लाइव। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसका उपन्यास जो लिखा गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, अरुंधति राय। अब 11 में आइए, दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो दादा भाई नौरोजी जो थे, किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो कब बने थे? ये 1892 ईस्वी में। कब बनाया गया था इनको? 1892 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आइए 12 में, तो 12 का प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष कितने ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया?
तो भारत रत्न को कब दिया गया? 1990 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 1990। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश का रचनाकार कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। किसके लेखक हैं? सत्यार्थ प्रकाश। जरूर ध्यान रखिएगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 है, खाली जगह दिया है पहले में, बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। तो यह निर्मित कहाँ किया गया है? तो इसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है कहाँ? सिक्किम में। कहाँ हुआ है? सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए 15 में, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए का इसका सही नहीं है। इसका ऑप्शन सही है कौन सा? इसका ऑप्शन सही है बी, यानी हजीरा। तो हजीरा कहाँ है? गुजरात में है। बाकी इसमें गुजरात में कोई भी नहीं है। अब आइए 16 में, हृदय का जो तो रीजनिंग का प्रश्न है। 16, 17, 18, 19, 20 लगातार 23, 24 तक इधर रीजनिंग का ही प्रश्न है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आगे, तो इधर 42 तक, 42 नहीं, क्वेश्चन नंबर 41 में आइए। जीएस का प्रश्न है, कह रहा है कि पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोधकता कितना होगा? 4 पी होगा, मतलब 4 गुना होगा, कि पी बटा 2 होगा, कि पी बटा 4 होगा, कि पी ही रह जाएगा? तो कितना होगा? ये होगा पी ही रह जाएगा, यानी कोई बदलाव उसमें नहीं होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? तो स्प्रिंग क्या होगा? तो स्प्रिंग संकुचित होगा। क्या होगा? संकुचित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब 42 के बाद 43 में, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। तो लिखित में से कौन सा प्रकथन उसको, यानी उसके अनुसार सही है, यानी कौन सा दोष उसमें है? तो उसमें विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु से दूर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए उसका सही है। यानी इसमें क्या है कि दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, जिसको बुलाता है दूरदृष्टि दोष बुलाता है। क्या बोलते हैं इसको? दूरदृष्टि दोष। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन सा आधारित नहीं है? तो हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए 45 में, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अब आइए 46 में, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमाइट्रोपिया। यह है दूर दृष्टि दोष और यह है निकट दृष्टि दोष। दोनों का ध्यान रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। तो यह भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। मायोपिया के लिए अवतल लेंस और हाइपरमाइट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस। तो ये हो गया दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम परिकिरणित होता है, इसलिए कैसा दिखता है? लाल दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 48 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा उदाहरण नहीं है? अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, यह प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण आप कुछ देख लीजिए, जैसे इंद्रधनुष का बनना, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण। तो ये सब क्या है? अपवर्तन का उदाहरण है, जबकि अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना यह अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 में, ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व पी के मध्य क्या संबंध होता है? इसके मध्य संबंध होता है भी स्क्वायर समानुपाती होता है 1/p के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 50 में, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होगा? तो 2 8 13 1 को आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ने के बाद ये किसका आता है? तो ये किसका होगा? ये होगा क्रोमियम का। किसका होगा? क्रोमियम। जोड़ने के बाद आया कितना? 13 और 2 15 1 16 और 8 24। तो 24 किसका है? क्रोमियम का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्रोमियम। अब आइए क्वेश्चन नंबर
1951 में। तो 51 का प्रश्न है, खाली जगह दिया हुआ है पहले। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो कौन सा स्थानांतरित कृषि का रूप है जो उत्तरी भाग में किया जाता है? तो इसका नाम क्या है? झूमिंग। कौन सा कृषि? झूमिंग कृषि। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। यह जो खेती बाड़ी करने का सबसे प्राचीन पद्धति है, कौन सी कृषि? झूमिंग कृषि। तो इसमें क्या पूछ रहा था? उत्तर पूर्वी राज्य में, तो उत्तर पूर्वी राज्य में हो गया झूमिंग या झूम भी कहते हैं इसको। और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में दीपा, डाहिया या बेबर, वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में। झारखंड में कुरबा, हिमालय क्षेत्र में खील, पश्चिमी घाट में कुमारी, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेड़ा। तो ये सब अलग अलग नाम है जो आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 52 में है कि धूपगढ़ की पहाड़ियां जो है कहाँ है? तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब ये 53 में, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो कहाँ है? बिहार के नवादा जिला में है। कहाँ है ये? बिहार के नवादा जिला में। जिसका ऊंचाई कितना है? इसका ऊंचाई है 48 मीटर। कितना मीटर है? 48 मीटर। और लगभग अगर देखा जाए तो 160 फीट है। 148 मीटर यानी लगभग 160 फीट। अब 53 के बाद है 54 में। 54 का प्रश्न है, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 55 है, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? बनाया गया है कहाँ? मुजफ्फरपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। मेगा फूड पार्क पहला कहाँ स्थापित किया गया है? मुजफ्फरपुर। अब ये क्वेश्चन नंबर 56 में, बिहार विभूति उपनाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह का। किसको जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। किसके नाम से? बिहार विभूति के नाम से। अब ये 57 में, एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत। कहाँ है लेबनान की राजधानी? बेरूत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब 58 में, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ा गया? तो कब हुआ था लड़ाई? तो ये लड़ाई हुआ था कब? 1761 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 1761। 58 के बाद 59 में, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो ये सदस्य कब बना था? ये बना था कब? 1956 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 1956। अब ये 60 में, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो सबसे कम घनत्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में है। सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में। अब आइए 61 में, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो किस बंदरगाह का नया नाम है? कांडला बंदरगाह का। किसका? कांडला बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए 62 में, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, सुभाष चंद्र बोस। अब 63 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 300 का ए। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ये बी में है। तो इसका बी वाला सही होगा। अब 64 में आइए, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? इसका विशेषता क्या है कि पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्रित कृषि बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में सही है कि पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना क्या कहलाएगा? मिश्रित कृषि। 64 के बाद 65 में आइए, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य इसमें बताना है कि कौन सा देश नहीं है। तो केनिया इसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही है कि केनिया ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ओपेक का जो पूरा नाम है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ई और सी से, ओ से हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक। इसका सदस्य कौन नहीं है? केनिया इसका सदस्य नहीं है। इसमें 13 सदस्यों का एक संगठन है। कितना सदस्य इसमें शामिल है? 13 सदस्य। तो सदस्यों का नाम जरा एक बार सुन लीजिए, आप ध्यान रखिएगा उसको। सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक,
कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी, अंगोला, संयुक्त राज्य अमीरात, नाइजीरिया तथा कांगो, ये इसके सदस्य हैं। बाकी इसका केन्या जो है यहाँ पर दिया हुआ सदस्य नहीं है। तो इसके सदस्यों की संख्या कितना है? 13 है। कितना है? 13। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन कौन सा है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और चीन के बीच, चीन की सीमा रेखा, ये तो गलत है इसका, क्योंकि आपको पता होगा कि रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो ये इसमें गलत है। बाकी सब इसमें सही है। अब आइए 67 में, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कर इसमें संग्रहित नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वृत्ति कर और स्टाम्प कर, ये केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बाकी संपदा कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ये सब केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, और बाकी जो वृत्ति कर और स्टाम्प कर है ये संग्रहित नहीं किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। अब आइए 68 में, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो पूर्वी घाट में कौन सा स्थित है? महेंद्रगिरी। कौन सा शिखर? महेंद्रगिरी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 68 के बाद 69 में, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका प्रावधान कितना अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब आइए 70 में, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? एंडीज। कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज। और आपको पता होना चाहिए कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई लगभग कितना है? जिसकी लंबाई है लगभग 7000 किलोमीटर। कितना है? 7000 किलोमीटर। अब आइए 71 में, आरबीआई अधिनियम 1934 की खाली जगह अनुसूचित के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो किस अनुसूची के अंतर्गत कहा जाता है? तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। तो यहाँ पर दो भर दीजिए इसमें, और एक बार इसको मिला लीजिए कि आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा अनुसूची? दूसरी। अब आइए 72 में, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ है? तो विराट कोहली को भी मिला है, सचिन तेंदुलकर को भी मिला है और MS धोनी को भी मिला है, लेकिन शिखर धवन को कभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब देखिए किनको कब दिया गया है, तो खिलाड़ियों में जरा एक बार ध्यान रखिएगा। 1997-98 में दिया गया सचिन तेंदुलकर को, और 2007 में दिया गया है धोनी को, 2018 में दिया गया है कोहली को, 2020 में दिया गया है रोहित शर्मा को, और 1991 में दिया गया है विश्वनाथन आनंद को। तो इसमें शिखर धवन को कभी भी दिया गया नहीं है। कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब आइए 72 के बाद 73 में, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्षों तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो किस सदस्य के बारे में कहा जा रहा है? तो कौन सा सदस्य है? मुखिया और उप मुखिया दोनों है ना, इसमें दोनों शामिल है, मुखिया भी और उप मुखिया भी, जिसमें पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक और कार्यकाल के अंतिम 6 माह तक उस पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 74 में, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नगर पालिका का वर्णन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका वर्णन है कहाँ? 243 से ZG तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 75 में, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? 1971 तक। कब तक? 1971 तक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए 76 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी है? राप्ती नदी। कौन सी नदी? राप्ती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब आइए 77 में, अशोक रुद्र व AS माने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो कौन सी योजना है? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, चौथी पंचवर्षीय योजना। 78 में आइए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रित करना, शरणार्थियों का पुनर्वास, खदान के मामलों में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना,
या इनमें सभी, तो इसका सभी जो आंसर सही है। और जो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से कब तक था, 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956। अब जो पंचवर्षीय योजना जो पहले चलता था उसका नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। कौन सा आयोग, नीति आयोग। अब आइए 79 में, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है, तो उस स्थल का नाम बताना है। ऑप्शन ए में है शांति निकेतन, बी में है होयसल मंदिर समूह, सी में है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और डी में है जयपुर शहर। तो कौन सा इसमें शामिल है, होयसल मंदिर समूह। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, इसको जल्दी में ही शामिल किया गया है। 42वां भारतीय स्थल जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। अब आई 80 में, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे किसे दिया गया, तो किसे दिया गया है, ब्रेंडन फ्रेजर को। किसको दिया गया, ब्रेंडन फ्रेजर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 81 में, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया गया है, इसको कहां लॉन्च किया गया है, ओडिशा में। कहां, ओडिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब 81 के बाद आइए 82 में, किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया है, कौन सी योजना, लाडली बहन योजना। तो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो इसको मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, किसके द्वारा शुरू किया गया था, शुरू किया गया किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कौन सी योजना, लाडली बहन योजना। अब ये 83 में, 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 का थीम यानी इसका विषय जो है क्या था, तो इसका विषय क्या था, तो इसका विषय था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या था विषय, इसका थीम था ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 111वें स्थापना दिवस पर यह थीम रखा गया था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब ये 84 में, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो किसके सम्मान में मनाया जाता है, विधान चंद्र राय के। किसके संबंध में, किसके सम्मान में, विधान चंद्र राय के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अब आइए 85 में, राष्ट्रीय खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 2022 में कितना स्वर्ण पदक जीता था, तो उसमें स्वर्ण पदकों की संख्या कितना था, 22 था। कितना था, 22। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 22। अब क्वेश्चन नंबर 86 में मैथ का प्रश्न है। 87, 88, 89, 90, 91, 92 ये सब मैथ का ही प्रश्न है। आइए 95 से आगे इधर भी लगातार मैथ का प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 101 में, तो 101 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं की मध्य दूरी बढ़ेगी, तो किन परिस्थितियों में उसके अणुओं के बीच दूरी जो है बढ़ने लगेगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, अब चारों में कौन सा सही है कि इसमें कोई डबल भी सही है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो चलिए इसको पहले मिला करके देख लेते हैं कि कौन सा इसमें सही है। पहला है कि बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, दूसरा है कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, तीसरा है कि हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, चौथा है पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसका सही है दूसरा और तीसरा, कुछ हाइड्रोजन गैसों का पात्र से रिसाव होने पर और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। तो दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन कौन सा है, सी है। तो इसका सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। अब आइए 102 में, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है, तो इसका नामकरण का आधार है कि यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। तो यही उसका आधार है। तो ऑप्शन नंबर बी उसमें सही होगा। अब आइए 103 में, 103 में दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि अभिक्रिया Fe3+ और E- दैट इज Fe2+ के निम्नलिखित में क्या सही नहीं है। तो इसके लिए आपको जांच करके बताना है कि इसमें क्या सही नहीं है। तो इसमें Fe3+ और Fe2+ जो है दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, ये इसमें सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब आइए 104 में कह रहा है कि तरल में प्रवाह का द्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी जो तरल होता है उसके लिए सही बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, तो ये गलत है कि गैस और द्रव जो है तरल के समान व्यवहार करता है, क्या है, गलत है।
तो 104 के बाद आइए 105 में। 105 का प्रश्न है COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? तो किसमें उपस्थित होता है? ये उपस्थित होता है किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 106 में, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने परमाणुओं से बंधा रहता है? तो कितने परमाणु से बंधा रहता है? तो ये 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब आइए 107 में, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न गैस निकलती है। कौन सा गैस निकलता है सार्वजनिक मूत्रालय से? अमोनिया गैस। कौन सा गैस? अमोनिया गैस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब आइए 108 में, एक कार्बन क्रेडिट में खाली जगह शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है? तो उसमें शामिल होता है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। अब आइए 109 में, लोकनायक नहीं है, यहां पर क्या है? लेयन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? किसके खोज के लिए? लेयन काय की खोज के लिए। तो कब दिया गया? इसको दिया गया था कब? 1974 में। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आइए 110 में, श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली के सृजन को क्या कहेंगे? तो उसके सृजन को क्या कहेंगे? उसके सृजन को कहेंगे ब्रोनकाइटिस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्या? ब्रोनकाइटिस। 111 में है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा उसको? इसको कहा जाएगा प्लाज्मोलिसिस। क्या कहेगा क्या कहेंगे उसको? प्लाज्मोलिसिस। तो ऑप्शन नंबर डी उसका सही है। अब आइए 12 में, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग को होने का कारण क्या है? जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही है, जीवाणु। अब 113 में आइए, रक्त खाली जगह ऊतक का एक प्रकार है। तो किस ऊतक का एक प्रकार है? रक्त जो है संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही है, संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना? 7.4। और जब 7 से ऊपर है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसा होगा ये क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 114 में। 114 का प्रश्न है, स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में क्या होता है? स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? पुनर्जनन होता है। क्या होता है इसमें? पुनर्जनन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब 115 में आइए, अस्थि के आधार द्रव ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं? तो कितने प्रतिशत होता है? 62%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कितना परसेंट? 62%। तो अब आगे बढ़िए, इसमें 117 से आगे 118, 19, 20 ये सब रीजनिंग का ही प्रश्न है। तो इधर 130 लगातार रीजनिंग का ही प्रश्न दिख रहा है। तो अब लगता है इसमें जीके और जीएस का प्रश्न नहीं है। देखिए 150 तक हो गया, इसमें अब जीके और जीएस का प्रश्न एक भी नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक जो भी जीके और जीएस का प्रश्न था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये टेस्ट सीरीज कौन सा था? ये टेस्ट सीरीज था दूसरा नहीं, तीसरा। ये कौन सा सीरीज है टेस्ट सीरीज का? ये तीसरा है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो टेस्ट सीरीज है उसका 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा देखे हैं और उसके बाद लगातार तीसरा, चौथा, पांचवा को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए तीसरा कंप्लीट हो गया। इसमें एक जानकारी आपको और दे दें, अगर आप इसको तेजी से कंप्लीट करना चाहते हैं जीके और जीएस वाले प्रश्न को, तो उसके लिए आप एक स्पीडी बुक को जरूर पढ़िए। कौन सा बुक? स्पीडी। आपको पता होगा कि स्पीडी जो है रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इसके लिए भी यानी बीएसएससी के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं, जिससे डायरेक्ट 1 नंबर का जो प्रश्न है, 1 लाइनर प्रश्न, उसको आप उससे पढ़ करके और डायरेक्ट इसमें मिला सकते हैं और वही प्रश्न आपको एग्जाम तक काम भी दे सकता है। तो आप इसमें यह नहीं समझिए कि स्पीडी जो है केवल रेलवे के लिए है। रेलवे के लिए तो स्पेशल है ही, लेकिन इसके साथ साथ स्पीडी जो है आप उसको बीएसएससी में भी यूज कर सकते हैं। स्पीडी में 1 लाइनर प्रश्न जो है अधिक संख्या में दिया हुआ है और अलग अलग टॉपिक से दिया हुआ है। तो वहां से अगर आप याद करते हैं तो डायरेक्ट आपका प्रश्न यहां पर मिलता है।
तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्लास जो है ये टेस्ट सीरीज चौथा होगा। तब तक के लिए